हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फिजिक्स। माय नेम इज़ शुभम और हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। तो लास्ट के लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी जिसमें दो मास थे और एक मास उसमें मूव कर रहा था दूसरे की तरफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, दोनों मास के, और दूसरा मास अपनी पोजीशन पर फिक्स था। ठीक है, तो आज हम एक प्रॉब्लम लाए हैं जो थोड़ी सी अलग है उस प्रॉब्लम से जिसमें दोनों मास मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को। टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 आर प्लेस्ड d डिस्टेंस अपार्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, अब दोनों मास एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कोई एक फिक्स है और दूसरा ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है जैसा पिछले केस में था। इसमें दोनों मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, What is the speed of mass m1 when their separation reduced to d/2? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है कि दो मास है m1 m2, तो हम यहाँ पर मास ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए m1 है और ये है m2। सेपरेशन कितना है? सेपरेशन है इनका d। अच्छा, क्या होगा जब ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा तो ये वाला मास इधर मूव करेगा इसके पास और ये वाला इधर मूव करेगा। तो सपोज कीजिए कि ये मास थोड़ी देर बाद इधर आ गया और दूसरा मास इधर आ गया। ठीक है, m1 m2, इसको मतलब देखिए मास दोनों अलग है तो एक्सेलरेशन दोनों पे अलग अप्लाई होंगे, हम देखेंगे अभी। तो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सेम डिस्टेंस मूव कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि ये मास इतना मूव करके आ गया और दूसरा मास थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो बस दोनों एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट होंगे, फोर्स लगेगा, बट कौन सा कितना एक्सेलरेट होगा ये हमें अभी नहीं पता। तो अब मान लीजिए थोड़ी देर बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये चलिए एक रैंडम हम डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लीजिए x हो गई थोड़ी देर बाद। और फाइनल क्या है कि जब वो d से उनका सेपरेशन d/2 हो जाए। सोचिए कि एक स्टेज ये आती है कि ये मास m1 है और ये m2 मास है। ठीक है, पास आते आते मैंने साइज भी छोटा कर दिया। ठीक है, तो ये आपका मास m1 है और ये m2 है और इनका सेपरेशन क्या है, d/2 हो गया है फाइनली। तो इस पॉइंट पर जब हमारा सेपरेशन d/2 हो गया है, m1 की स्पीड क्या है? m1 इधर मूव कर रहा होगा तो मान लीजिए v1 है ये क्या होगी? ठीक है, हमें ये पता लगाना है। कैसे करेंगे? देखिए अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं उसमें हम एक्सेलरेशन देख रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि मोशन हो रहा है किसकी वजह से? कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, नहीं एक्सेलरेशन है। ठीक है, और उस एक्सेलरेशन वो जो है वो यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? ठीक है, क्यों? अगर हमारा यूनिफॉर्म होगा तो हम सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं न्यूटन की, और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हम डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर सकते। हमें एक्सेलरेशन को dv/dt या d2x/dt2 या फिर v dv/dx की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने हम सॉल्व करके हमें वेरिएबल को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स होगा, तो पहले मास पर फोर्स लिख लेते हैं। F1 कितना होगा? माइनस किसकी वजह से? अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, G m1 m2 अपॉन, अच्छा जब भी हम एक्सेलरेशन लिखते हैं तो किसी रैंडम पोजीशन पर लिखते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स है, D है इनिशियली था, ये फाइनल है, लेकिन हमें क्या चाहिए? कोई बीच का जिसमें वेरिएबल ले सके हम। तो ये x है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे अपॉन x²। इसी तरह F2 कितना होगा? F2 होगा यहाँ पर माइनस G m1 m2 अपॉन x²। अच्छा, मैंने यहाँ पर फोर्स का एक तरह से मैग्नीट्यूड लिखा है। ठीक है, अब डायरेक्शन के साथ लिखेंगे अगर फोर्स को वेक्टर में, मैं वो भी लिख देता हूँ। अगर आप डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो F1 क्या होगा? माइनस G m1 m2 अपॉन x²। और किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? फर्स्ट पार्टिकल पर, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मैं इसे x डायरेक्शन बोल देता हूँ
तो एक्स डायरेक्शन या आई कैप बोल देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन आई कैप, और F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा हमारा माइनस जी M1 M2 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या डायरेक्शन होगी F2 की, M2 पर जो मास है वो इस तरफ लग रहा है, माइनस आई कैप। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि फोर्स क्या होंगे। अब बात आती है एक्सेलरेशन की, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन पे पहुंचना था। तो चलिए देखो, फोर्स तो सेम है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ही दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, तो F1 को क्या लिख सकते हैं, F1 को लिख सकते हैं M1 A1 इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन एक्स स्क्वायर। M1 से M1 गया, हमारा क्या बचा, A1 इज इक्वल टू माइनस जी M2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन आया। और इसी तरह से हमारा ये F2 क्या आएगा, यहाँ से सॉरी A2 M2 A2, यहाँ पे M2 हमारा गया, क्या बचा, माइनस जी M1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमारा ये A1 आया, इसी तरह से हमारा A2 आ गया। अब देखो, दोनों के एक्सेलरेशन तो हमारे आ गए अलग। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है फर्स्ट मास की वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में क्या होगी जब सेपरेशन d/2 होगा, इनिशियल था d। तो देखो, हमारे पास पहले मास का एक्सेलरेशन है, ठीक है, और पहले ही मास की वेलोसिटी बतानी है, दूसरे की थोड़ी बतानी है, पहले की बतानी है। देखो अब यहाँ पर कॉमन एक मिस्टेक क्या हो सकती है, जनरली क्या गलती हो सकती है यहाँ पर, कि पहले ये हमें फर्स्ट मास का m1 का एक्सेलरेशन दिया है ये हमें, ठीक है, और m1 की हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो इसी एक्सेलरेशन को यूज़ करते हैं, क्या होगा एक्सेलरेशन a1 को देखो क्या लिख सकते हैं फॉर्म, dv अपॉन dt, वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन टाइम यूज़ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि टाइम का है नहीं यहाँ पे कुछ। तो हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, v dv ओवर dx, ये फॉर्म यूज़ करी। एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी M2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा dx को उधर ले जाएंगे सॉल्व करते हुए, क्या बनेगा, v dv इज इक्वल टू माइनस जी M2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब क्या काम करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी क्या है, इनिशियल कितनी थी इस मास की 0, और फाइनल कितनी है v1, कैलकुलेट करनी है, यही कैलकुलेट करनी है हमें। अच्छा, और x क्या है, x था सेपरेशन, इनिशियल सेपरेशन कितना था d, फाइनल कितना बना d/2। क्या आंसर सही आएगा इससे, आंसर आएगा गलत। क्यों गलत आएगा, देखो एक्सेलरेशन भी हमने m1 का लिया, वेलोसिटी भी हमें m1 की निकालनी है, और इसी a1 का यूज़ करा हमने, जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे फार्मूला वही करा। फिर क्यों गलत आ रहा है, देखो क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि जो हमारा x1 है, x है, ये क्या है, सेपरेशन है, तो d से कम होता जा रहा है, यानी x चेंज हो रहा है। किसकी वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि मास पास में आ रहे हैं। क्या केवल m1 पास में आ रहा है इस वजह से चेंज हो रहा है x, नहीं, x चेंज हो रहा है m1 और m2 के म्यूचुअल मूवमेंट की वजह से। अगर m1 पास में आ रहा है तो m2 भी तो पास में आ रहा है, लेकिन अगर हम खाली एक का ही एक्सेलरेशन हम कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, हम ये मान रहे हैं कि m2 तो यहाँ पर कांस्टेंट था सिर्फ, और m1 ही यहाँ पर मूव कर रहा था, और वो जब सेपरेशन d/2 आ गया तब हम यहाँ पर उसको नोट कर रहे हैं यहाँ पर कि कितनी वेलोसिटी होगी, इसलिए हमारा आंसर गलत यहाँ से आएगा। सही क्या होना चाहिए कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो दोनों का मिलकर रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये इधर आया ये भी इधर आया, दोनों मिलकर सेपरेशन को कम कर रहे हैं। तो इनिशियल सेपरेशन d था, फाइनल सेपरेशन जो d/2 बचा, ये दोनों के म्यूचुअल एक्सेलरेशन की वजह से, पास में आने की वजह से बना हमारा। तो हमें एक्सेलरेशन क्या हमें कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन कंसीडर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर खाली a1 का कंसीडर करते हैं हम, m1 का a1 हम एक्सेलरेशन कंसीडर करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर m2 भी साथ साथ पास आ रहा है तो रिलेटिवली ज़्यादा स्पीड से पास में आ रहे हैं ना, कम टाइम लगेगा, तो यानी एक्सेलरेशन हाई हो गया। एक्सेलरेशन हाई हो गया मतलब क्यों, रिलेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है यहाँ पर। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर, अच्छा देखो दो तरीके से निकाल सकते हो आप।
आप जिस तरीके से आप कुछ बेटर समझ आए उस तरीके से आप रखिए। मैं दोनों बता देता हूँ। देखो, अगर आपको खाली जैसे एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ पता है और पता है भाई किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो सिंपल आप बस वैल्यू याद रखो। जैसे यहाँ पर मैंने ये वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं ली हैं, खाली पता है ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है। अब यहाँ पर हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो ध्यान रखो कि अगर कोई भी दो पार्टिकल्स हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, या तो इस तरह से इस तरह से, तो उनका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन या रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वो क्या हो जाएगी, ऐड, ठीक है। और अगर हमारे दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, या तो इधर या फिर इधर, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हो सेम होनी चाहिए, तो क्या होगा, हमारा रिलेटिव वेलोसिटी या फिर हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, हमें उस कंडीशन में सबट्रैक्ट होगा, ठीक है। हम डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, तो जब भी दो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको क्या काम करेंगे, ऐड करेंगे। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगा, ये हटा दो इसे, देखो गलत है ये, इसे हटा देते हैं। तो हमारा जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा A, वो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल A1 + A2, और जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -G अपॉन, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, -G m2/x² -G m1/x², और क्या बना, -G/x² m1 + m2, ठीक है। ये बना हमारा एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये रेस्पॉन्सिबल है इसकी डिस्टेंस d से d/2 लाने में, यानी इस एक्सेलरेशन के साथ अब आप सेम ऑपरेशन करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। अच्छा, अगर ये जो बताया इसमें कन्फ्यूज़न होता है तो, और आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन का आपने एक पढ़ा होगा कंसेप्ट, सिंपल 11th में पढ़ा होगा कि अगर एक्सेलरेशन देखना है हमें, फर्स्ट का एक्सेलरेशन देखना है सेकंड के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, A1 - A2, या फिर सेकंड का एक्सेलरेशन देखना है फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, तो A2 - A1, ठीक है। तो किसी तरीके से आप कंसीडर कर लो, आप यहाँ पे क्या काम करोगे कि आप रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालो, किसका, आपको फर्स्ट का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि पहले का आप मोशन कंसीडर कर रहे हो, तो आप यहाँ निकालो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम सेकंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट का एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो हम ये लेते हैं, हम सेकंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट का एक्सेलरेशन निकालना है, तो A1 - A2, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन की ज़रूरत है हमें। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, तो F1/m1 -F2/m2। चलो देखते हैं क्या आता है। F2 है -G m1m2/x²। अब देखो यहाँ पर ये m1 लिखता मैं, m1 m2, नीचे भी m1 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हटा देता हूँ। सिमिलरली, अच्छा, ये i कैप माइनस F2 कितना है, हाँ F2 है हमारा -G m1m2/x², और अपॉन में क्या है, m2, तो m2 से m2 कैंसिल हुआ, ये हटा देता हूँ। -i कैप, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस होंगे और फिर बाहर फिर से माइनस है, तो क्या आ जाएगा फाइनली, -G/x² m1 + m2 i कैप, क्या आ गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो क्या बता रहे हैं हमें, ये क्वेश्चन क्या बता रही है कि जो फर्स्ट का एक्सेलरेशन है वो ये है रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर हम सेकंड को रेस्ट में मान लें तो रिलेटिव एक्सेलरेशन फर्स्ट का ये होगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप,
इधर की साइड जा रहा है। अच्छा, सेम चीज़ कर सकते हो आप, फर्स्ट को रोक के दूसरा आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको सेकंड का चाहिए तो हम डायरेक्शन क्या लेंगे, माइनस आई कैप, ठीक है, क्योंकि सेकंड पार्टिकल माइनस आई कैप डायरेक्शन में आ रहा है। तो फाइनली हमें एक्सेलरेशन पता चल गया, ठीक है। अब कुछ नहीं है, यहाँ से आगे आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं सारे क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए कर देता हूँ मैं आपके लिए। इस सब को हटाते हैं और थोड़ा बहुत क्वेश्चन में छोटी मोटी ट्रिक हो सकती हैं। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक वैसे तो कुछ नहीं है, कंसेप्ट्स ही होते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, सॉल्व करते हुए। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हम ये लिख लेते हैं, इज इक्वल टू v dv/dx इज इक्वल टू माइनस g अपॉन एक्स स्क्वायर m1 प्लस m2, ठीक है। dx उधर पहुँचा दो, तो v dv इज इक्वल टू माइनस g m1 प्लस m2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो 0 से v1 तक। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम v1 नहीं लेते, ये अभी मैं v लेता हूँ, ठीक है, कैपिटल V लेता हूँ वेलोसिटी, और इसके बारे में भी हम देखते हैं ये मैंने क्यों लिया है। और ये हमारा क्या है, डिस्टेंस d से d/2 तक गए हम, ठीक है। देखो मैंने v क्यों लिया है मैं आपको बता देता हूँ। हम रिलेटिव एक्सेलरेशन लेके काम कर रहे हैं, यानी हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये वाला मास जो सेकंड है ये तो अपनी जगह पर रुका हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो जब हमें वेलोसिटी मिलेगी, अब इस केस में तो वेलोसिटी भी हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी। अभी हमें वेलोसिटी ये v1 की नहीं मिलेगी पहले मास की जो यहाँ से आएगी, ये रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी। फिर इस वेलोसिटी से हमें पहुँचना होगा v1 तक, ठीक है, इसलिए मैंने कैपिटल V लिया है। ओके, तो ये क्या आ गया, v²/2, 0 से v इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो g m1 प्लस m2 अपॉन ये क्या आएगा, माइनस का x और माइनस माइनस प्लस, तो ये वाली हमें टर्म आ गई d से d/2, ठीक है। आगे सॉल्व करें, v²/2 इज इक्वल टू g m1 प्लस m2 अपॉन 1 अपॉन d/2 माइनस 1 अपॉन d, ठीक है। 2 पर चले गए, 2/d माइनस 1/d, क्या बचेगा, v²/2 इज इक्वल टू, या फिर v² लिख लेते हैं इसे, v² इज इक्वल टू 2 हमारे इधर गया 2g m1 प्लस m2 अपॉन, देखो 2/d माइनस 1/d यानी 1/d, तो खाली d बचा, ठीक है। ये आ गई वेलोसिटी स्क्वायर। एक काम करते हैं, जब वेलोसिटी स्क्वायर आ ही गया है तो हम इसे स्क्वायर को भी हटाते हैं और इधर कर देते हैं अंडर रूट। हाँ जी, तो क्या आ गई है हमारी, ये हमारे पास आ गई रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, अब रिलेटिव वेलोसिटी आगे हमें पहुंचना है v1 तक, तो जब इसकी v1 है तो कुछ इसकी भी वेलोसिटी होगी इस टाइम पे v2, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या बताया मैंने, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में हो जोड़ दो, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, v1 प्लस v2, ठीक है। v1 प्लस v2 रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी v। क्लियर है ये बात, ठीक है। इन दोनों का एडिशन रिलेटिव वेलोसिटी होगी अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से। तो हम इसको कैसे आगे लिख सकते हैं, v को v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2g m1 प्लस m2 अपॉन d, ठीक है। हमें चाहिए v1, लेकिन ये बन गया v1 प्लस v2। अच्छा, यहाँ से फिर से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप अगर इसको कंफ्यूज हो ऐसे वेक्टर की फॉर्म में आपको समझना चाहते हैं कि भाई कैसे होगा, तो आप देख सकते हैं लगा के, वही सेम कंसेप्ट, ये v12 इज इक्वल टू
V1 माइनस V2, ठीक है। और V2 क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, इधर है, तो V2 को क्या लोगे आप, माइनस, सॉरी V2 माइनस आई कैप, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा, अब हमें V1 और V2 में देखना है। तो देखो V1 और V2 को हम, वेलोसिटी को तो हम यहाँ पे देख नहीं सकते। देखो आप यहाँ से देखो क्या करना है। यहाँ से अब हम V2 के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी, ठीक है, इंडिविजुअली ना, V1 के बारे में इंडिविजुअली हमें किसी तरह V2 को V1 में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो हम V1 की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। कोई तरीका है जिससे हम V2 की वैल्यू V1 की टर्म्स में पता लग सके हमें? देखो एक तरीका है, क्या है, अगर हम मोमेंटम की तरफ से सोचना शुरू करें। क्यों, देखो पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है कोई एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पे? नहीं। जो भी फोर्स है वो इनका आपस में है कि M1 इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो नेट जो हमारा F एक्सटर्नल होगा वो क्या है, 0 है, ठीक है। F एक्सटर्नल 0 है तो क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, dp/dt 0 है, p क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व होगा तो मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखो इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियली ये रेस्ट में था, ये रेस्ट में था जब d डिस्टेंस पर थे, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, चलो वेक्टर फॉर्म में देख लो, क्या होगा, p इनिशियल 0, ठीक है। अच्छा, तो p फाइनल 0 के इक्वल होना चाहिए, तो कितना होगा p फाइनल, देखो ये होगा हमारा M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। M1 V1 इज इक्वल टू M2 प्लस M2 V2, इन दोनों का सम क्या होगा हमारा, ये होगा नेट। तो इसका क्या मतलब है, यानी हमारा जो होगा, या फिर सिंपल अगर हम P1 और P2 की टर्म में लिखें, तब भी लिख सकते हैं P1 प्लस P2, तो P1 इज इक्वल टू माइनस P2, ठीक है, ये लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू माइनस P2। तो चलो अब हम इसको कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने की वेलोसिटीज़ को। तो देखो V1 और V2 है, क्या काम करते हैं, इसमें हम M1 से मल्टीप्लाई करते हैं, V1 अपॉन M1 प्लस M2 V2 अपॉन M2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2G M1 प्लस M2 अपॉन D, ठीक है। तो क्या बन गया, इधर P1 अपॉन M1 प्लस P2 अपॉन M2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2G M1 प्लस M2 अपॉन D। अच्छा देखो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है, और ये हमारे किस में लिखे हैं, ये मैग्नीट्यूड्स में लिखे हैं। तो क्या काम कर सकते हैं हम, यहाँ से P1 का वेक्टर P2 के वेक्टर के बराबर है, ये हमें पता चल गया। मैग्नीट्यूड्स में लिखेंगे तो इनको क्या काम करो, P1 और आई कैप। क्यों, देखो जो पहले मास का मोमेंटम वो इधर की साइड है, वो इस डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है पहला मास, और दूसरे मास का क्या है, माइनस P2, और सॉरी ये वेक्टर हम हटा देंगे तो क्या आएगा, P2 माइनस आई कैप। क्यों, दूसरा मास नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू P2, ठीक है। मोमेंटम दोनों के क्या आ गए हमारे पास, मैग्नीट्यूड्स इक्वल आ गए, तो P2 की जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, P1, ठीक है। P1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा अंदर, P1 1 अपन M1 प्लस 1 अपन M2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2G M1 प्लस M2 अपॉन D, P1 M1 M2 M1 प्लस M2 M2 अपॉन D। तो P1 की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, M1 V1, ठीक है, M1 V1, और इधर M1 प्लस M2
अपॉन m1 m2, तो m1 से कैंसिल, ठीक है। इधर हमारा ये है एज इट इज हम उतार देंगे, तो क्या बना हमारे पास, जो v1 आया अंडररूट 2g। अब देखो नीचे क्या बचा m2, तो m2 उधर जाके क्या हो जाएगा अंडररूट में स्क्वायर, और इधर ये अंडररूट में था, ये हमारा रूट में नहीं था, तो m1 प्लस m2 नीचे आ जाएगा। और कुछ बचा, हाँ ये बचा d। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या एक ऐड हुआ, हमने यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन पर भी ध्यान दिया इस क्वेश्चन में, और रिलेटिव एक्सेलरेशन पे ध्यान दिया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अब इस तरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, आप देखो जैसे इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में मैं देख रहा हूँ कि ये देखो, इस जैसे ये वाला ऑप्शन है 2g अपॉन, जैसे 2g अपॉन डी, 2g अपॉन डी, 2g अपॉन डी, चार ऑप्शन में सेम है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप पहले इनिशियली एक बार थोड़ा सा डायमेंशंस को भी आप देख लिया करो क्वेश्चन में पहले सॉल्व करने से पहले, ठीक है। जैसे ये सेम है और m² अपॉन नीचे भी मास है, तो एक मास ऊपर बचता है। अगर हम इसको खाली डायमेंशंस देख रहे हैं मास की, मास स्क्वायर अपॉन मास, तो यहाँ पर एक मास बचा, यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर मास का स्क्वायर अपन मास एक बचा, लेकिन यहाँ पर नीचे मास है। तो यानी इस ऑप्शन की डायमेंशन सिर्फ अकेला ऑप्शन है जिसकी तीनों से अलग है, ठीक है। तो हमें एक थोड़ा सा आइडिया लग गया कि ये ऑप्शन हमारा हो सकता है कि गलत हो इनिशियली, बट बाकी ये भी हो सकता है बाकी के तीन गलत हो वो सही हो। तो उसके लिए क्या काम करना है, डायमेंशंस भी चेक कर लिया करो। देखो कई बार क्या होता है, जैसे कुछ एग्जाम्स में, जैसे जनरली जेस्ट के एग्ज़ाम में ऐसा हो जाता है एक दो क्वेश्चन में, या गेट वगैरह के एग्जाम में भी हो जाता है कि स्पेशली डायमेंशंस के बेस्ड पर ही हम एक आध क्वेश्चन मिलता है। नेट के एग्जाम में भी आता है एक आध क्वेश्चन इस तरह से कि अगर आप डायमेंशंस उसमें चेक करेंगे तो आप उसके थ्रू ही उसका आंसर पता लगा लेंगे। देखो जैसे, अच्छा डायमेंशंस कैसे हमें निकालनी है, जैसे ये है 2g m² अपॉन m1 प्लस m2 d, अंडररूट है। तो चलो अभी हम ये देखते हैं, लास्ट में अंडररूट लगा लेंगे। जब भी आपको डायमेंशन निकालनी हो तो क्या काम करो कि उसकी, जैसे g है, मान लो g की आपको याद नहीं है, तो g का जो भी फॉर्मूला याद है, कोई भी फॉर्मूला जो याद है सिंपलेस्ट, वो उतार लो। जैसे ये हम लिख लेते हैं फिजिकल टू g m1 m2 अपॉन r²। तो f की डायमेंशन क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और g और m1 m2 इसके अपॉन में ले आओ तो किलोग्राम स्क्वायर m1 m2, और r मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचा g। तो ये हो गई g की डायमेंशन। अच्छा g के अब मल्टीप्लाई में क्या है, m1 स्क्वायर है, मास स्क्वायर है, तो मास स्क्वायर में मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा इधर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में m1 प्लस m2, ये क्या है m1 प्लस m2 क्या है, ये एक मास ही होगा, तो अपॉन में यानी किलोग्राम है, किलोग्राम अपॉन में ले लिया। फिर क्या है d है, तो अपॉन में एक मीटर ले लो। अब इन सबको काट के देखो क्या आता है, देखो 1 मीटर से 1 मीटर गया, क्या बचा मीटर स्क्वायर ऊपर, अच्छा किलोग्राम है ऊपर, 1 2 3 किलोग्राम है, नीचे भी है, इसे कैंसिल किया, क्या बचा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और फाइनली क्या था, अंडररूट था। तो अगर हम इसका अंडररूट लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, मीटर पर सेकंड यानी स्पीड की यूनिट। और हमारे पास हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड ही कैलकुलेट करनी है, यानी इन तीन की हमारी यूनिट सेम थी, यानी हमें पता चल गया एक ऑप्शन जो लास्ट का है वो हमने इनिशियली एलिमिनेट कर लिया कि गलत है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आसानी से गैस कर सकते हो। देखो 2-3 मतलब 2-3 या सारे ऑप्शंस की डायमेंशन सेम हो तो आपको डायमेंशंस में चेक करने में उतना टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि सेम ही आने वाली हैं, तो उसमें आपको प्रॉपर सॉल्व भी करना पड़ेगा। बट एक आधा ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको डाउट हो रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे और क्वेश्चंस। तो इसी तरह से वीडियोस
देखते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियोस, ताकि और लोगों तक भी वीडियोस पहुँचें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग इजी फिजिक्स।